काम के लिए 6 पेज में वेव ऑप्टिक्स में अब स्टार्ट करें सबसे पहले। सबसे पहले लिखेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी ऑनलाइन ज्वाइन करा है कि आप 4 पेजेस छोड़ दीजिए। जो आपका रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसमें रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप आपको करवाऊंगा, 4 पेजेस आप छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं पहले अभी वेव ऑप्टिक्स करवा रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो देखिएगा वेव फ्रंट में नोट करें। A wavefront is the continuous locus is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant which are vibrating in the same phase at any instant इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि आप सोचिए कि एक स्टिल पॉन्ड ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा कि एक पत्थर लिया और पत्थर हमने उसके अंदर फेंक दिया। अब जैसे ही हम उसके अंदर पत्थर ड्रॉप करेंगे तो आपको ऊपर से, अगर आप देख रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, आप ऊपर से खड़े हुए देखेंगे तो आपको छोटी छोटी पानी की ना सर्कुलर रिपल्स जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अच्छा वहीं आप ये सोचो कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है और इसमें अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक आपने पानी भर रखा है। ठीक है, तो बार बार हम इस चैप्टर में बार बार एग्जाम्पल जो है वो पानी का ही लेंगे, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिकली आप लोग देख चुके हैं। तो आप ये सोचो कि एक ऐसा कंटेनर है, इसमें बिल्कुल ऊपर तक मैंने एकदम टॉप तक, ब्रिम तक पानी भर रखा है। अब हमने क्या करा कि हमने एक बहुत छोटा सा स्टोन लिया और उस स्टोन को ऐसे इसमें ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही स्टोन को हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो हम ऊपर से अगर देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ऐसा दिखाई देगा कि भाई जैसे एक रिपल बनी हो सर्कुलर, एक रिपल, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ऐसे ना लहरें जिनको कहते हैं कि उनकी लहरें ऐसे बनती हुई जाएंगी। लेकिन वहीं हम ये कहेंगे कि अगर कोई इंसान यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ है और यहाँ उसकी आईज है और वो यहाँ से देखता है, उसकी लाइन ऑफ साइट ये है, वो ऐसे देखता है, तो वो ऐसे देखेगा तो वो जो रिपल्स है ना वो उसको ऐसे दिखाई देंगी कि जैसे आप वैसे ही सोचो कि एक जगह पानी है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आपने पत्थर लिया या छोटी सी बॉल ली, जोर से फेंक कर मार दी, ड्रॉप नहीं करी। ड्रॉप करना मतलब आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जोर से फेंक कर मारने का मतलब क्या है कि आपने उसमें कोई ताकत लगाई है, फोर्स लगाई है। तो जब आप उसको जोर से मारोगे तो वो पानी थोड़ा सा ऊपर उछलेगा फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है जब आप ड्रॉप भी करते हैं ना, तो आप अगर ऊपर से देखते हैं तो आपको सर्कुलर रिपल्स ऐसे फैलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ये ऐसे 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 इस तरफ जाएगी, ऐसे इधर ऐसे 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 इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। अच्छा, इसको और एक्सपेरिमेंटली अच्छे तरीके से कैसे देखा जा सकता है, ऐसे कि हमने क्या करा,
हमने जो ये कंटेनर लिया वो हमने ग्लास का ले लिया। अब जब ग्लास का कंटेनर लिया, हो गया, अच्छा, जब हमने ग्लास का कंटेनर लिया तो ग्लास के कंटेनर में क्या होता है कि ग्लास के कंटेनर से ये है कि ये पूरा क्लीन ग्लास है, ठीक है, और पानी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और फिर मैं यहाँ आग लगा कर देखूँगा तो मुझे नीचे जाती हुई लहर भी दिखाई देगी, ऊपर उठती हुई भी दिखाई देगी। तो हमको ये एक चीज़ दिखाई देगी कि पानी थोड़ा सा नीचे की तरफ भी डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी डिस्टर्बेंस है। ये जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वेव्स कुछ भी नहीं है, दे आर ओनली डिस्टर्बेंसेस, ये सिर्फ डिस्टर्बेंसेस हैं। तो जैसे हमने रे ऑप्टिक्स में देखा था, तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता था, एक रे आकर स्ट्राइक करती थी, एक सिंगल रे। तो अगर रे ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक लेज़र लाइट हमने ले ली। तो ऐसे तो अगर मान लीजिए मैंने टॉर्च ले ली, तो टॉर्च तो इतना मोटी बीम जाती है लाइट की, तो आप कौन कौन सी बीम को स्टडी करेंगे। तो लेज़र लाइट ले ली जाती है, लेज़र लाइट से हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि डिस्टर्बेंसेस का एक पूरा पैटर्न होता है। तो आप ये देखिए, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये पूरा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। एक्चुअल में कोई चीज़ चलती ही नहीं आ रही, लेकिन दिखाई ऐसे देगा कि पत्थर यहाँ पर पड़ा और ये वेव मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, मुझे लगा कि आकर बस अभी टकराएगी, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है, और वो कोई चीज़ नहीं होती जो टकराती है, वो बस पानी का डिस्टर्बेंस है जो वेव की तरह ट्रैवल करती चली जाती है। तो जब आप ये कोविड कब आया था, जब आप 10th में थे, ठीक है, तो इसका मतलब 9th क्लास में आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स करी होंगी, ठीक। तो ये ट्रांसवर्स वेव की तरह, ट्रांसवर्स वेव में ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ, ठीक है। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ वही वाला पैटर्न है। और दूसरा भी कुछ ऐसी ही वेव्स हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में करी हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा है जो साइनोसॉइडली वेरी करता है, तो ये साइन वेव हो गई, ठीक। और सबका आपको जो ये पैटर्न है ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सब सेम है। तो इसका मतलब दे ऑल आर ट्रैवलिंग इन द सेम फेज। तो वही इसकी डेफिनेशन है वेव फ्रंट की। ये जो चलता हुआ आ रहा है ना मेरी तरफ, दिस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। तो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। लोकस का मतलब होता है पाथ, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। तो पानी के सारे पार्टिकल्स में जहाँ पर पत्थर गिरा वहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, उसने बाजू वाले को पास ऑन करा, ले वही तू पकड़, उसने बाजू वाले को पास ऑन करा, तू पकड़, वो देता चला गया आगे की तरफ। तो वो डिस्टर्बेंस धीरे 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 हमारी तरफ आ रहा है। तो वो जो पाथ है ना कंटिन्यूअसली, वो मुझे मेरी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पाथ को हम लोकस बोल देते हैं, ठीक है। ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो सब ऐसा तो नहीं है ना कि एक इधर तो बहुत ऊंचा उछल रहा है और इधर वाला बहुत धीरे उछल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मैं खींच कर मारूंगा पत्थर इसमें, तो फिर यहाँ वाला तो वेव बहुत ऊंचा जाएगा और यहाँ वाला धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें ड्रॉप का करना है। ड्रॉप का मतलब आपने एक छोटा सा पत्थर या कंचा ले लिया, छोटा सा कंचा लिया, क्योंकि मैं छोटे से उसकी बात कर रहा हूँ कंटेनर की, उसको ड्रॉप कर दिया, तो ये सब सेम फेज में हमारे तरफ आते हुए हमको नजर आएंगे। अब क्या होता है कि ये जो वेव फ्रंट होते हैं, अभी जो मैंने वेव फ्रंट देखा, ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में आता है। अब वेव फ्रंट का मतलब वेव हमें सामने से दिखाई कैसी देती है, वेव फ्रंट, ठीक। तो वेव फ्रंट जो है वो भी 2-3 तरीके के होते हैं, स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, प्लेन होगा। नोट करिएगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन, 3 तरीके के होंगे, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। तो अब आप ये देखिएगा, और बार बार जो है हम इसको स्टडी करेंगे, ये पानी वाला एग्जांपल लेकर ही, इससे हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहला नोट करें, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो 3 तरीके के वेव फ्रंट्स हैं कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपका, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। उसमें हमको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना होता है वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, बस तो बता दूँ ना। हाँ जी, स्फेरिकल वेव फ्रंट में नोट करिएगा, इन द केस ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस,
In the case of waves traveling in the case of waves traveling in all directions from a point source, in the case of waves traveling in all directions from a point source, comma, the wave fronts are spherical in shape. The wave fronts are spherical in shape. This is because all such points which are equidistant from the point source, this is because all such points which are equidistant from a point source will lie on a sphere. Will lie on a sphere. अब ये समझिएगा कैसे है. सोचो कि हमारे पास एक छोटा सा वायर है और उस वायर की हेल्प से इस रूम के अंदर एक बल्ब लटका हुआ है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, मतलब एक छोटी सी बॉल के जैसा वायर बल्ब है, वो लटका हुआ है. अब जब वो बल्ब लटका हुआ है तो वो कितनी डायरेक्शंस में रोशनी करेगा? चारों सारी डायरेक्शन में, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा. अच्छा, तो 360 डिग्री अगर घूमेगा तो आप ये सोचिएगा कि कोई मेरे पास ऐसा अरेंजमेंट हो कि मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसा कि जैसे देखिए जैसे हमने बोला कि ये एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए बल्ब है, तो ये ऐसे 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 सारी डायरेक्शंस में इसकी रोशनी फैलेगी. ऐसे इधर भी, एक रे ऑफ लाइट इधर, एक रे ऑफ लाइट इधर, एक रे ऑफ लाइट इधर, एक इधर, एक इधर. तो जितनी भी रेज हैं उन सारी रेज का जो एक पैटर्न बनकर तैयार होता है वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे बीच में जो पॉइंट है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ सेंटर, और ये जो डिस्टेंसेस हैं दे आर बिहेविंग लाइक अ रेडियस, और 360 डिग्री घूम गया, सारी दिशाओं में घूम गया. तो ऐसा होगा कि वो जो वेव का जो फ्रंट बनेगा, वेव का जो शक्ल बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे कि एक स्फीयर हो, जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल हो. समझ गए मेरी बात? ठीक है. हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें जो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों की दोनों किस कैटेगरी में आती हैं? ऑप्टिक्स की कैटेगरी में. ऑप्टिक्स में मैं बोलता था कि एक ऑब्जेक्ट है, हम बोलते थे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो भाई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे निकलती हुई हम दो रेज दिखाते थे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई, हम ये लेकर चलते थे. लेकिन रेज निकलती कितनी थी? इनफाइनाइट. ठीक है. तो वही चीज़ है कि वो जो इनफाइनाइट रेज गुजरी हैं, वो जो इनफाइनाइट रेज गुजरी हैं, उन इनफाइनाइट रेज को अब इकट्ठा कर लो. हमने दो रेज तो पढ़ ली, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब वो जो सारी रेज, ठीक है, वो जो सारी रेज जो निकली, वो सारी की सारी रेज जो हैं, वो सारी की सारी रेज का अगर मैं एक कलेक्शन इकट्ठा कर लूँ उसका, तो वो बन जाएगा एक वेव फ्रंट. वो वेव फ्रंट बन जाएगा. तो आप ये देखिएगा कि अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे तो इसका आप एक डायग्राम बना लीजिए स्फेरिकल वेव फ्रंट का. इसमें आप ऐसा दिखाइएगा, इधर बना रहा हूँ, ये बीच में है सोर्स को हम बोल देते हैं S, 2 3 ऐसे बना लीजिए, और ये बाहर तो निकलती हुई बना लीजिए भाई, ये बाहर तो नहीं निकलती. तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया. हम ये कहेंगे कि भाई कितनी कितनी दूरी पर होगी रोशनी? हमने कहा आधे सेंटीमीटर पर भी होगी, 50 सेंटीमीटर पर भी होगी. रोशनी तो होगी, दूर दूर तक रोशनी फैलेगी, एक जरा सा भी अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में रोशनी फैला देगा. तो उसका जो वेव फ्रंट है वो एक स्फेरिकल बॉल के जैसा नजर आएगा. क्लियर? अगला नोट करें स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद सेकंड नोट करेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट.
cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront में लिखिएगा when the source of light is linear in shape, when the source of light is linear in shape, when the source of light is linear in shape, such as a fine rectangular slit दो मिनट वेट करो बस. Such as a fine rectangular slit, the wavefront is cylindrical in shape. The wavefront is cylindrical in shape. ठीक है, 1 मिनट आप वेट करिए बस. कॉल ही कर रहे क्या कर रही पहली बार कर रहा है आगे तुम्हें कॉल कर सुबह से आ जाना फिर तुम्हें जाना है सुबह को खाने जाओगे घूमने जाओगे हाँ वाले में चली
कोई रुक जाने का कोई तो चार महीने का होगा और इतना ज़्यादा पता नहीं तो भाई बताया नहीं ज़्यादा ये नहीं इक्वेशन से मतलब ना इतने अजीब काम करते हैं नए पेयर्स की पाए हैं तो अब आप ये सोचिए कि जैसे जैसे दीवार पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, ऐसे ही अब ट्यूबलाइट लगी हुई नहीं है, ट्यूबलाइट को सोचो कि ओपन एटमॉस्फेयर में लटकी हुई है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट कैसी होती है? ट्यूबलाइट जो है वो स्ट्रेट लीनियर शेप में होती है। तो आप ये सोचो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक ट्यूबलाइट के जैसा है, मतलब लीनियर है शेप में। तो ये भी जो यहाँ से भी जो रेज निकलेंगी वो ऐसे ऐसे और पीछे की तरफ, मतलब वो भी पूरा 360 डिग्री घूम जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी जैसे कि एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रही हो। बताइए। ठीक है, आप ये सोचो कि मान लीजिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो कि ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट इस डायरेक्शन में इधर 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 बहुत सारी रेज निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे पूरा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कवर हो रहा हो सिलेंडर का। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया से हमारा जो एक वेव फ्रंट है वो भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही बन जाएगा। दूसरी तरीके से समझिए, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था, स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो निकलने वाली रेज ऑफ लाइट है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देती है। क्यों? क्योंकि जो एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं? अ पॉइंट इज अ स्फीयर ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट जो है वो एक स्फीयर होता है जिसका रेडियस जीरो होता है, तो वो हर डायरेक्शन में वेव्स को छोड़ेगा अपने रेडियस की तरह, हर डायरेक्शन में छोड़ेगा। तो वहाँ तो एक रोशनी का गोला बन गया। तो वो गोला जो है उसी को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जब हमारे पास एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो हमारा जो है वो ऐसे बन जाएगा जैसे कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, हर डायरेक्शन में वो लाइट छोड़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है। एक्सेप्ट अप एंड डाउन, हाँ, एक्सेप्ट अप एंड डाउन, एक्सेप्ट अप एंड डाउन, ठीक है ना, क्योंकि अप एंड डाउन तो ये लग रहा है इधर कोना, इधर वो तो मतलब टर्मिनल्स उसके होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए जी, अगला नोट करें स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। स्फेरिकल वेव फ्रंट का यही डायग्राम है। यहाँ पर आप ऐसे बता देंगे कि ये जो है ये तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है और इसमें से निकलने वाली रेज एक ये ऐसे, ये ऐसे, ये मतलब ये हर डायरेक्शन में जो है इसमें से रे निकल रही है। तो ये रे हो गई, ये तो हुआ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद तीसरा लिखेंगे प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट में आप नोट कीजिएगा कि as a spherical or cylindrical wavefront advances, as a spherical or cylindrical wavefront as a spherical or cylindrical wavefront advances, comma, its curvature decreases progressively. Its curvature decreases progressively, so a small portion of such a wavefront at a large distance
So a small portion of such a wavefront at a large distance, so a small portion of such a wavefront at a large distance from the source will be a plane wavefront. विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। तो ये कैसे है, आप ये सोचिएगा कि जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, हम सभी लोग अर्थ पर रहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अर्थ के अंदर तो नहीं रहते ना, अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर हम रहते हैं। अच्छा, अर्थ को ये बोला जाता है कि स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, मान लिया स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल का मतलब तो ये हो गया कि बॉल के जैसी है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्योंकि हमारा साइज़ बहुत छोटा है, हम हैं बहुत छोटे, तो इसका मतलब हमें तो दूर दूर तक हम ये कहते हैं कि भाई ये जो प्लॉट है ना, ये मेरा है प्लॉट, ठीक है। तो वो जो प्लॉट है, वो प्लॉट मेरे को मेरा दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिखाई दे रहा है, ठीक। तो कर्व तो नज़र नहीं आ रहा ना कहीं पर। अब यही सोचो कि हमारा साइज़ इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हम बहुत बड़े हो जाएं, मतलब बिल्कुल बहुत ही बड़ा साइज़ हो जाए, ठीक। तो आप ये सोचो कि जब अगर किसी इंसान का साइज़ वो ऐसा हो जाए कि हल्क से भी 50 गुना 100 गुना बड़ा हो जाए वो, तो फिर क्या होगा, जब वो चलने लगेगा, जब वो चलेगा, वो एक कदम रखेगा, तो वो तो अर्थ को पीछे धकेल देगा ना, अर्थ को पीछे धकेल देगा, फिर वो दौड़ने की कोशिश करेगा। और सोच लो कि पूरा जो अर्थ है, पूरा जो अर्थ है उसमें कहीं पानी नाम की चीज़ नहीं है, सब पर सरफेस ही सरफेस है, लैंड ही लैंड है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब वो चलता जाएगा या वो दौड़ना शुरू करेगा, तो उसके दौड़ने से तो क्या होगा कि वो जो स्फीयर है वो स्फीयर घूमना शुरू करेगा, ठीक है ना। भाई इस स्फीयर पे, इस स्फीयर पर अगर किसी एक बड़े इंसान ने उसने दौड़ना शुरू करा, तो ये तो घूमता जाएगा, ये स्फीयर घूमना शुरू कर देगा, और ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और ये कहीं पर पहुंच नहीं पाएगा किसी डेस्टिनेशन पर, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं, हम ये बात करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस की, तो लार्ज डिस्टेंसेस में तो आपको कर्व देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि धरती बनाई कुछ इस तरीके की है कि आप थोड़ी देर तक जाएंगे, जैसे कि आपका कर्व आना शुरू होगा, पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इंसान इसी कन्फ्यूज़न में रहेगा, यार ये जो अर्थ है ये गोल तो है ही नहीं, ठीक है। अगर सरफेस ही होती तो आपको धीरे 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 चलने के बाद आपको पता लगता कि मैं तो घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। अगर मान लीजिए सिर्फ सरफेस ही होती, अब मेरे को यहाँ से, हम ये कहते हैं कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम ये कहते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी सब तो पानी ही पानी है, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स पर ही लाइफ है। अब मान लो कि बाकी सब जगह जो पानी है वो पानी ना होता, वहाँ पर भी लैंड ही होती, तो फिर मैं इंडिया से चालू करता एक जगह से, और स्ट्रेट रोड होती कोई, मैं इंडिया से चालू करता और घूम फिर कर वापस में इंडिया ही आ जाता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं एक स्फीयर पर ट्रैवल कर रहा हूँ। अब है क्या कि हम बहुत बड़े एरिया में अगर छोटा सा एरिया देखेंगे तो हमें प्लेन एरिया ही दिखाई देगा। वही चीज़ वेव फ्रंट के साथ है। ये वेव फ्रंट, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट के आसपास जो वेव फ्रंट है वो तो सिलेंड्रिकली होगी। एक यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लटका हुआ है, स्फेरिकल बल्ब है, उसके आसपास जो वेव फ्रंट होगी वो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगी। लेकिन अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो लार्ज डिस्टेंस में ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ ट्यूबलाइट है और मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इतने पोर्शन में तो मुझे सब जगह बराबर बराबर लाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। वो जो पूरी वॉल है, वो पूरी वॉल मुझे बराबर इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रही है, मतलब बराबर रोशनी है सब जगह। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि लार्ज डिस्टेंस पर जो भी वेव फ्रंट बनती है वो प्लेन वेव फ्रंट होती है, ठीक है। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या? ये ऐसे होता है कि ये हमने प्लेन शीट बना दी, प्लेन शीट ऐसे ना रखकर इसको ऐसे रखा हुआ है, समझ गए मेरी बात? इसको प्लेन शीट को ऐसे ना रखकर आपने ऐसे रख रखा है, तो ये हमने इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट दिखा दिया। अब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पर होगा क्या, समझ लीजिए जैसे कि ये वॉल है और इधर दूरी पर यहाँ पर इस तरफ कोई ट्यूबलाइट जल रही है या कोई बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ठीक है ना।
तो जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी इस पर परपेंडिकुलर फॉल होती हैं प्लेन वेव फ्रंट पर, समझ गए? तो प्लेन वेव फ्रंट इज जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही है, सामने मैंने एक वाइट शीट लगा रखी है, तो वो वाइट शीट पूरी की पूरी मेरे को कैसी दिखाई देगी? इल्यूमिनेटेड, मतलब रोशनी होती हुई दिखाई देगी। तो उस वेव फ्रंट को मैं क्या बोल दूँगा? प्लेन वेव फ्रंट। वो हमेशा लार्ज डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें रेज, इधर लिखें रेज और इस पर लिख दें प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपका सिलेंड्रिकल, प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन इन पर बनता है। आप टुगेदर अगर आपने ली हो या चैप्टर वाइज ली हो तो उसमें ये देख सकते हो, एक एक नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बनेगा। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो नोट करें, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। HUYGEN, Huygens principle, Huygens principle of secondary wavelets. Huygens principle of secondary wavelets. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वही फिर पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। पॉन्ड में हमने पत्थर ड्रॉप कर दिया, पॉन्ड में पत्थर ड्रॉप करा तो पत्थर के आसपास जो रिपल्स तैयार हो गई, जैसे एक रिपल तैयार हुई पत्थर के पास में, उसको मैं बोल दूंगा प्राइमरी वेवलेट है वो, ठीक है? अब उसने बाजू वाले को डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा, तो बाजू वाले को थोड़ा सा हिलाया तो एक डिस्टर्बेंस बराबर में हुआ, एक डिस्टर्बेंस उसने बराबर में हिलाया, तो वो जितनी भी वेवलेट्स बाद में प्रोड्यूस हो रही हैं उनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देते हैं। तो वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स का इसने हाइगन ने प्रिंसिपल बताया था, वो नोट करें। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, according to Huygens principle, each point on a wavefront is a source of each point on a wavefront is a source of secondary waves which add up, is a source of secondary waves which add up to give a wavefront at any later time, which add up to give a wavefront which add up to give a wavefront at any later time. This principle is based on the following assumptions. Huygens principle आएगा तो तीन assumptions जो हम लेकर चलेंगे वो तीन assumptions जरूर नोट करना। हाँ जी, नोट करें, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions. This principle is based on the following assumptions. ठीक है, पहला लिखेंगे, तीन assumptions है। पहला है each point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance.
point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelets. Called secondary waves or wavelets. Secondary waves or wavelets. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखें, सेकेंड assumption. Second assumption है the secondary wavelets spread out in all directions. The secondary wavelets spread out in all directions, spread out in all directions with the speed of light in the given medium. With the speed of light in the given medium. थर्ड assumption दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों को, बताइए. ठीक है, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. उसके बाद थर्ड देखें, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम the new wavefront at any later time is given by the forward envelope forward envelope ब्रैकेट में लिखना टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. टेंजेंशियल सरफेस इन द forward direction of the secondary wavelets at that time. Of the secondary wavelets at that time. तो देखिएगा हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या था. हाइगन ने ये बोला कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स व्हिच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, कहीं से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइगन ने ये बोला था कि उसमें जैसे मान लीजिए आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करी, तो हमने कहा कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के चारों तरफ एक स्फीयर बन गया, जैसे लाइट का एक गोला तैयार हो गया, स्फेरिकल बॉल, ठीक है, वो बन गई. तो वो जो स्फेरिकल बॉल है ना, उस स्फेरिकल बॉल के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो ये इसने हाइगन ने बोला था, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस होगी. ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक स्फीयर है तो हमने कहा कि भाई ये जो रोशनी है ना ये बस 2 मीटर तक करेगा, 2 मीटर के रेडियस तक का एक स्फीयर बन जाएगा, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा, उसके बाद रोशनी नहीं होगी. तो क्या है, रोशनी तो होती ही चली जाएगी, हाँ रोशनी थोड़ी डिम 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 ऐसा होता चला जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि हाइगन ने बोला कि जितना भी वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल बने, सिलेंड्रिकल बने, तो उस पर हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा. तो ये तो उसका प्रिंसिपल है. प्राइमरी तो हो ही रहा है, प्राइमरी तो लाइट वेव जो है वो प्राइमरी सोर्स तो प्रोड्यूस कर ही रही है, प्राइमरी डिस्टर्बेंस.
प्राइमरी डिस्टर्बेंस बराबर वाले पोर्शन पर, बराबर वाले एटमॉस्फेयर में सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, ये हाइगन ने बोला। तो ये वैसा ही है ना, जैसे न्यूटन का लॉ था, एप्पल नीचे गिरेगा, ये वैसे ही हमें मालूम है कि रोशनी सिर्फ इधर बाजू में नहीं होगी, वो उसके बराबर में भी होगी, उसके बराबर में भी होगी, इतनी हाइट पर भी होगी, इतनी हाइट पर भी होगी। तो ये चीज़ हाइगन ने कह दिया कि भाई मैंने ऑब्जर्व करी है, सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल है ये, समझ गए। तो ये वैसे इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, ये तो सब जानते हैं कि अगर इधर कैंडल जलाई है तो ये थोड़ी है कि बस यहीं तक रोशनी करूँगी, मैं बाजू में नहीं होने वाली, वो सब बराबर में भी होगी। तो ये हाइगन का प्रिंसिपल था। अब इसने ना इसमें 3 अजम्पशंस ली थी। अब वो 3 अजम्पशन क्या थी? पहली क्या है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। तो आपने देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बाद मैंने कहा कि एक स्फेरिकल फ्रंट, वेव फ्रंट मैंने ले लिया इतने रेडियस वाला, रेडियस इसका आप ले लीजिए ए, रेडियस, या अभी कुछ बोलो ही मत रेडियस के बारे में, हमने कहा कि कुछ एक रेडियस है, उसके बराबर में भी रोशनी हो रही है, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बराबर में भी है, उसके बराबर में भी एक उतने ही साइज का स्फेरिकल वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है, ऐसे, उसके बराबर में भी ले लिया इस तरीके से, ठीक है। तो आप लेते चले जा रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपने 4 स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ले लिए। अब इन्होंने बोला कि जितना डिस्टेंस ले रहे हैं वही डिस्टेंस लेते चले जाओ, 1 2 3 4, एक और ले लो, चलो उतना ही डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो स्फीयर बन रहा है ना, इस स्फीयर पर, ये जो प्राइमरी स्फीयर बन रहा है, जैसे मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करी थी, तो भाई उसमें एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, यहाँ रोशनी ज़्यादा, यहाँ रोशनी कम, यहाँ रोशनी और कम, ऐसा होता जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो पहला वाला वेव फ्रंट है, इस पर एक पॉइंट ऐसे ले लो, इस पर एक पॉइंट ऐसे ले लो, इस पर एक पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, तो इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एक फॉरवर्ड एनवलप बन जाएगा, एक फॉरवर्ड एनवलप बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फॉरवर्ड एनवलप बना है यही सेकेंडरी वेवलेट है, यही सेकेंडरी वेवलेट है। आप ये देखिएगा कि मैंने कहा कि रोशनी है, तो जो रोशनी का जो बंडल बन रहा है, हमने कहा कि जब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मतलब रोशनी एक स्फीयर की फॉर्म में चारों दिशाओं में फैलेगी। तो मैंने ये कहा कि हमने ये प्राइमरी सोर्स ले लिया इस तरीके से कि यहाँ से लाइट इधर से निकली, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमने कहा कि यहाँ पर इस तरह से इसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया, एक बल्ब और ले लिया, उसने स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ बनाया, एक और बल्ब, उसने ऐसे एक और बल्ब, तो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वो हो गए, समझ लीजिए बैक टू बैक सीरीज में जोड़ रखे हैं हमने बल्ब। तो मैंने कहा कि भाई इतने ही डिस्टेंस पर, जब मैंने कहा कि चलो भाई अभी मैं कहता हूँ कि पहला वेव फ्रंट जो है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का बन रहा है, फिर दूसरा वेव फ्रंट 1.5 सेंटीमीटर का बनेगा, तीसरा 2 का बनेगा, चौथा 2.5 का बनेगा, तो हम आधे आधे सेंटीमीटर का गैप इस तरह से लेते जा रहे हैं। तो आप ये देखो कि भाई अब मैंने 1 सेंटीमीटर वाला अगर डिस्टेंस ले लिया तो वहाँ पर हर एक पॉइंट जो है इस वेव फ्रंट का, हर एक पॉइंट इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। तो फिर इसके बराबर में वेव्स बननी चालू हो जाएगी, फिर उसके बराबर में वेव्स बननी चालू हो जाएगी, बस ये है हाइगन्स प्रिंसिपल। और वही जो वेव्स बनेगी, सेकेंडरी वेव्स जो बनेगी, उन्हीं को सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके मत समझो, बस ये समझ लो कि इधर रोशनी हो रही है तो भाई बराबर में भी होगी, डायग्राम के नाम पर ये बना देना है, ठीक है, क्लियर। और 3 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि एक बल्ब हो, तो ये भी अपने आगे ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी अपने आगे ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी बनाएगा, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए बल्ब, तो इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। पहला एजम्पशन ये हुआ। सेकंड है, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो दूसरा जो अजम्पशन है वो ये है कि हमने ट्यूबलाइट ऑन करी, ठीक है,
मैं यहाँ बैठ कर पढ़ रहा हूँ, ट्यूबलाइट उधर चालू हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई ट्यूबलाइट ऑन करिए अब जरा आराम से बैठ जाओ, आ रही है रोशनी, आ रही है, वेट करो, रोशनी आने दो, रोशनी होगी किताब खोलूँगा तब पढ़ूँगा। इधर ऑन करिए, इधर रोशनी मेरे पहुँचने से पहले ही हो जाती है ना, ठीक है। तो अब ऐसा कोई चैंपियन तो नहीं है कि इधर मैंने स्विच ऑन करा और लाइट पहुंचने से पहले मैं पहुंच के दिखाऊंगा, मेरी स्पीड ऑफ लाइट, मेरी जो लाइट है, मेरी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इन्होंने इसमें भी कोई नई चीज़ तो नहीं बताई। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेंगे, भाई लाइट है तो लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा थर्ड assumption, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एंड, मतलब टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड। तो ये 3 assumptions हैं। उसके बाद हाइगन्स कंस्ट्रक्शन करना है और फिर हमें वेव थ्योरी के बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज वो प्रूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगभग आधे घंटे बाद आपको मैसेज कर दूंगा, रात को 40 मिनट की एक क्लास ले लूँ। हाँ हाँ, 9 से 9:40 या 9:45, 45 मिनट्स कितने की एक क्लास ले लूँगा। वो उसका रीज़न ये है कि कल मैं नहीं हूँ, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा, लेकिन परसों आपकी क्लास होगी, और फिर मंडे की भी अगर आपकी छुट्टी है तो मंडे की भी क्लास होगी, ठीक है ना। वो ऑफलाइन ही रख लेंगे, संडे भी मंडे भी निपटा देंगे इस चैप्टर को, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का भी जैसे तुम्हारा 3 को है, हाँ 1 को है, तुम्हें पता नहीं, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं उससे पहले करा दूंगा, ठीक है। तुम्हारा कब है? सर मेरे को यूटी की चाहिए।